डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्नों की श्रृंखला में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और जो भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्लास 12 के वे बच्चे जो कि हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने जो भी उनके छोटे भाई बहन होंगे क्लास 10th में जो होंगे, या तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन पर यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और उन्हें बता दें कि ये देखिए जो चैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। देखिए पहला प्रश्न हम लोग का जो है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य। हालांकि ये जो प्रश्न अति लघु में आपके 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो ये वीडियो बनाया गया वो क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो पहला प्रश्न हम लोग का हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके आंसर को। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर मुख्य रूप से बात किया जाए, देखिए तो हरित क्रांति जो है वो फसलों की उत्पादकता में वृद्धि से ही है संबंधित। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कृषि को इसने प्रभावित किया था वो गेहूं की कृषि को प्रभावित किया हुआ था। यानी सबसे ज़्यादा पैमाने पर जो पैदावार हुई थी वो कृषि में, वो गेहूं की कृषि में ही हुआ था। यानी गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी इस क्रांति के फलस्वरूप। तो हरित क्रांति जो मुख्य रूप से वो फसलों के उत्पादन से संबंधित है, और ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की। और दूसरा हम लोग का प्रश्न है, वनों के पर्यावरण महत्व बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। और ये देखिए भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम लोग टॉपिक बात कर रहे हैं। यानी सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल से टॉपिक पूछे जाते हैं आपके, वहाँ ये प्रश्न जो होगा आपको मिलेगा। तो ये जो इसका आंसर जो हो जाएगा, वन तथा जंगल, मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो आर्थिक विकास, जैव विविधता, मनुष्य की आजीविका तथा पर्यावरण अनुकूलन के प्रतिक्रियाओं के लिए उपयोगी तथा आवश्यक होते हैं। तो ये समझ में आया इसका क्या, अनुकूल प्रतिक्रियाओं के लिए उपयोगी तथा आवश्यक होते हैं। परंतु वनों के सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्यों में बात किया जाए तो जलवायु की स्थिरता को ये बनाए रखते हैं। जल चक्र का विनियमन इनके द्वारा बना रहता है तथा सैकड़ों हजारों जीवों को ये निवास स्थल भी प्रदान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जंगलों में अगर हम लोग जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कितने प्रकार की जैव विविधता हम लोग को मिलती है, कितने प्रकार के जीव उनके अंदर रहते हैं। और तो मतलब कितने हजारों लोगों को, सैकड़ों की संख्या में लोग जीव लोग जो होते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। और मुख्य से बात किया, जल चक्र का विनियमन मतलब लेन देन बना रहता है इसके द्वारा। जैसे बारिश हो गया तो वृक्ष क्या करते हैं, पानी, वन क्या करते हैं, वृक्षों को पानी को सोख लेते हैं। फिर जब देखिए फिर तो ये जल चक्र बना रहता है, वर्षा और सोखना। तो ये जल चक्र का विनियमन जो होता है वो बना रहता है। और जल की स्थिरता क्या, जलवायु की स्थिरता क्या होती है, बनी रहती है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में है एक है वनों के महत्वपूर्ण। वैसे देखा जाए तो हम लोग चाहे तो ट्रेडिंग वाइज बहुत टॉपिक बना सकते हैं। वनों से हमें लकड़ी मिलती है, वनों से हमें औषधि मिलती है, वनों से हमें मनुष्य की आजीविका का साधन मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह जितनी बात हो गई, पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो हम बहुत थ्योरियों को लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो जलवायु की स्थिरता को बनाए रखते हैं, जल चक्र का विनियमन करते हैं, और सैकड़ों हजारों जीवों को ये निवास स्थल प्रदान करते हैं। तो इतना टॉपिक अगर आप लिखते हैं वनों के पर्यावरण के महत्व में, तो इतना आपके लिए बेहद रहेगा और क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना में आपका रहेगा भी, ईजिली आप इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा हम लोग का प्रश्न जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि किसे कहते हैं या इसकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं उत्तर हम लोग। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। मतलब किसी एक फसल का उत्पादन ही मुख्य रूप से इस कृषि में किया जाता है। सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता इसमें आसानी से मिल जाती है, रहती है। यह देखा जाए तो एक प्रकार से जो रोपण कृषि होती है वह एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वास्तव में वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार जो है वो रोपण कृषि है। अगर बात किया जाए इसमें, तो इसमें देखिए मुख्यतः जो गन्ना हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, रबड़ हो गया, केला आदि की जो फसलें होती हैं वो रोपण कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। देखिए आपका प्रश्न यहाँ से अति लघु में अगर पूछ दिया जाए कि रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा गन्ना, चाय, कहवा, रबड़, केला आदि जो फसलें हो गई। और साथ ही साथ रोपण कृषि को कौन सी कृषि कहते हैं, देखिए वाणिज्यिक कृषि हो गई, ये भी आपका बहुविकल्पी बन सकता है। और साथ ही साथ अगर रोपण कृषि पर आपको टिप्पणी पूछ दिया जाए तब भी आप ये लिख सकते हैं। और साथ ही साथ रोपण कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं, अगर ये भी पूछा जाए तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो क्लास 10 के बच्चे जरूर देखें इसे और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है। अभी 2 प्रश्न हम लोग के इंपॉर्टेंट बाकी है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को।
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, झूम खेती क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह एक आदिम प्रकार की कृषि है, मतलब प्राचीन कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, जैसे हम लोग बात करते हैं लकड़ी के हल देखे होंगे आप गांव देहातों में, आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है। तो देखिए, ऐसी खेती हम लोग को कम देखने को मिलती है और ये पूर्वी भारत में अभी भी एक खेती होती है, वो होती है जैसे मिज़ोरम के क्षेत्र हो गए, जो पूर्वी राज्य आपके हैं, असम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश जो हो गए आपके, असम की बात हो गई, तो मिज़ोरम वगैरह जो राज्य हैं मुख्य रूप में वहाँ पर उन राज्यों में झूम खेती देखने को हमें मिलती है। ये भारत के जो पूर्वी राज्य हो गए, तो भारत के पूर्वी राज्यों में ये झूम खेती अभी भी होती है। लेकिन अगर बात की जाए देखिए तो इनकी जो है ये तो अरे आपके लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये झूम खेती भी जो है वो इस पर टिप्पणी आपको कई बार पूछा गया है। तो साधारणतः जो होते हैं कि वृक्षों और वनों को काट कर उन्हें जलाकर वहीं पर कृषि की जाती है, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह की जाता है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये जो खेती है वो स्थानांतरण प्रकार की कृषि है, स्थानांतरण खेती इसमें होती है। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक जो होता है हम लोग को एक मोटिवेटर के रूप में कार्य करता है और उससे कोई बहुत बड़ा विशेष हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता है। और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें, ये चीज़ याद रखिएगा, इन्हें फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें जब तक आपका एग्जाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हम लोग का आज का आखिरी प्रश्न है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, और क्योंकि यह बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अगर इसके उत्तर के बारे में बात किया जाए तो किसी स्थान पर मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव कहते हैं। मतलब तत्काल में वहाँ मिलती है। अचानक मौसम बदल गया, बारिश होने लगी, अचानक मौसम बदल गया, धूप हो गया, तो अचानक गर्मी होने लगी, अचानक क्या हो गया, बहुत नमी आ गई, अचानक पवनें बहने लगी, हवाएं बहने लगी, तो इसको तात्कालिक प्रभाव, इन सभी चीज़ों में तात्कालिक जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग मौसम कहते हैं। जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, विस्तृत क्षेत्र के, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। तो ये मौसम और जलवायु में ये महत्वपूर्ण अंतर आपका हो जाएगा। तो ये रहे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। पाँचों प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। यदि इसमें आप जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और मैं मार्गदर्शक के रूप में आपके लिए कार्य भी करूंगा और अपने बोर्ड एग्जाम में आप अपना बेहतर कर पाएंगे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको यूपी का टॉपर बना दूंगा या मैं आपको देश का टॉपर बना दूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको इतनी प्रश्नों की तैयारी करा दूंगा कि आपके अंदर से डर जो है वो निकल जाएगा। और एक बार व्यक्ति के अंदर से जब डर निकल गया तो वो किसी भी टॉपर को पीछे छोड़ सकता है और खुद टॉपर की श्रेणी में शामिल हो सकता है। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग नियमित रूप से अपने क्लासेस जारी रखेंगे और आप लोग भी अपनी स्टडी को जारी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए, और रेगुलरली आप अपने अध्ययन को जारी रखें। और आपके स्कूल में जो है एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसकी तैयारी भी नियमित रूप से करें। और क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन पर ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और क्लास 12th के बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो ज़रूर इस वीडियो को क्लास 10th तक पहुँचाएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।